number one and nothing less. अच्छा भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं पूछूंगा यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ टेस्ट मैच तो रिकी पॉन्टिंग साहब का जो फैसला है उसके ऊपर बड़ी क्रिटिसाइज किया गया कि उन्होंने टॉस जीत कर ये क्या फैसला कर दिया और अखबारें भर गई, टेलीविज़न भर गए, लेकिन मैच वो जीत गया। आप इसको कैसे देखते हैं? सर, मैं उसकी एग्जांपल इमरान खान से दूंगा कि बड़े बड़े डिसीजन उस बंदे ने बोल लिए जो पाकिस्तान, पूरी दुनिया कहती थी कि शायद पाकिस्तान इस मैच को आराम से हार जाएगा, लेकिन उस बंदे ने करके दिखाया। जो उसके अंदर वो विलिंग होती थी तो वो उस पर डोमिनेंट आ जाता था, अपनी टीम को इस काबिल एंथुजियाज कर देता था और सारे लड़के करते थे और वो मेहनत करता था और उसको यकीन होता था अल्लाह पे भी और अपनी मेहनत पे भी। और उस बंदे की बहुत बड़ी मिसाल है और शायद उसके अंदर वो ये सोच रहा था कि मैं पाकिस्तानी टीम को इस तरह से कर सकूँ। और कुछ ये है कि कुछ उन्होंने डोमिनेंसी दिखाई और कुछ हमारे प्लेयर्स ने अपनी जो बेवकूफ़ियाँ की हैं हमारी बैटिंग ने, उस वजह से हमने कई फैक्टर रहे हैं बैटिंग के, ड्रॉप कैचेस के और सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉस के बाद हम लोग पहले जो इनिंग पाकिस्तान ने खेली, जो पहले बैटिंग की पाकिस्तान ने, उसके बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान का हमेशा से ओपनिंग एक मसला रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ओपनिंग पिछले कुछ अर्सा से कुछ कदरे बेहतर हुई और उसने कुछ परफॉर्म किया। इस टेस्ट मैच को भी जो सहारा जो असल में शुरू में दिया गया, जो कि पाकिस्तान की जो एवरेज दिखाई जाती है हर दफ़ा के हर इनिंग में पाकिस्तान की एवरेज तकरीबन 240 और 250 की बनती है, इससे ना ज़्यादा वो स्कोर कर सकते हैं। तकरीबन 15 इनिंग्स में मुझे लगता है 350 स्कोर उन्होंने किया। आपका क्या ख्याल है कि पहले जो हमारी ओपनिंग है, क्या ये मसला हल हो चुका है? नहीं, मैं अभी भी समझता हूँ कि मसला नहीं हल हुआ। अगर सिंस 2000 से अब तक देखा जाए तो हम लोगों ने कोई 42 to 43 ओपनिंग पेयर्स यूज़ किए हैं। आई थिंक दैट्स अ लॉट कि अगर किसी भी एक टीम के लिए इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इट्स टू मच। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारे पास यही बेस्ट अवेलेबल ओपनर्स हैं, लेकिन ये अभी भी उस लेवल के नहीं है जिस लेवल पे उनको परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि डोमेस्टिक में भी जो लड़के खेलते हैं उसमें अभी ऐसा कोई लड़का ऊपर नहीं आ रहा एज ए ओपनर कि जिसको बंदा कहे यार कि ये आके मतलब परफॉर्म करेगा। तो सलमान बट और इमरान फरद आई थिंक हमारे लिए इस वक्त बेस्ट चॉइस हैं और ये लड़के, इनकी टेक्निक काफ़ी बेहतर है। अगर देखा जाए कि हम लोगों ने जो ओपनर्स प्रीवियसली लास्ट 10 ईयर्स में जो आजमाए हैं, जो उतनी देर तक टीम में नहीं टिक सके, एक सीरीज़ के लिए 2 सीरीज़ के लिए बाहर हो गए, फिर एक सीरीज़ के लिए, स्पेशली जो सीरीज़ कंट्री से बाहर होती हैं उन सीरीज़ में बैट्समैन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। हमारे जो विकटें फ्लैट विकटें पाकिस्तान में बनाते थे, ओपनर्स आते थे वहाँ पे रन्स के बाहर गए, फ्लॉप हो गए, लेकिन इन लड़कों ने बाहर भी परफॉर्म किया। आई थिंक इमरान फरद भी न्यूजीलैंड में दूसरी दफ़ा आया, सलमान बट ऑस्ट्रेलिया में दूसरी दफ़ा आया, ये भी दोनों दूसरी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस बाकी लड़कों से काफ़ी बेहतर रही है, लेकिन स्टिल हमें अभी आपको लगता नहीं कि इनके टेम्परामेंट में प्रॉब्लम है? नहीं, सलमान बट को तो फिर कभी ना कभी उसको बॉल कुछ ऐसी पड़ती है कि वो LBW हो गया, वो भी क्रॉस द लाइन खेल रहा। लेकिन इमरान फरद को आप देखें तो वो अपनी विकेट खुद दे के आता है। लगता ही है कि वो 2020 से बढ़कर कभी टेस्ट मैच के तरफ कभी गई नहीं, उनके दिमाग ही नहीं जाता वहाँ पे। इनफैक्ट इमरान फरद की एक रीज़न ये भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से 2-3 साल का जो गैप आया उनकी जो ICL में जाने की वजह से 2020 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली। जब इस लेवल पे अब टेस्ट बहुत, स्पेशली पाकिस्तान ने 2008 में एक टेस्ट भी नहीं खेला इनफैक्ट। तो यही रीज़न है कि बहुत सारे लड़के 2020 और वनडे खेलते रहे, कुछ लड़के मतलब टीम में नहीं थे और जब वो वापस आए तो वो एडजस्ट नहीं कर पाए एकदम। तो आई थिंक इनको टाइम लगेगा। टेक्निकली इतने उनकी इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही तरीके से उनके पास कोचिंग हो, मतलब इस लेवल पे इनफैक्ट जो कहते हैं कि कोचिंग तो नहीं करनी चाहिए किसी भी प्लेयर की, लेकिन फिर भी मतलब एक हमारे पास अगर बैटिंग कोच हो इस वक्त जो उनकी माइनर चीज़ों को जो उनको ठीक कर सके, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये जोड़ी काफ़ी लंबा चल सकती है जब तक हमारे पास नए ओपनर्स नहीं आते। हफीज़ साहब, आपसे मैं पूछूंगा ऐसी सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी आप बात कर रहे थे। अभी सलीम जाफ़र साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे सलीम जाफ़र साहब रहे हैं और काफ़ी उनसे बातें होती हैं और हम बड़े अच्छे उनकी ऑनेस्ट ओपिनियंस होती हैं। लेकिन इस वक्त इमरान फरद साहब जो हैं उनके सुसर सिलेक्शन कमेटी में, और फैसल इकबाल साहब के जो मामू हैं जावेद मियाँदाद साहब, उनका वो भी करता रहता है PCB के। क्या आप समझते हैं कि उनका इसमें कोई इन्फ्लुएंस है इन दोनों के क्रिकेट खेलने में? देखिए, मेरे ख्याल ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर वो दोनों टीम में हैं तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस इमरान फरद तो मेरे ख्याल 20वें नंबर पे आ रहा है।
स्टैट्स उठाएं। अभी डोमेस्टिक की ये बात मैं कर रहा था। तो आईसीएल से निकल के तो अलाउड ही नहीं थे पाकिस्तान में खेलना। आईसीएल आपने बैन की, फिर आईसीएल को वापस किया। एक मोहम्मद यूसुफ की वजह से सबको छूट मिल गई, ठीक है जी, वो बड़ा प्लेयर था, उसको खिलाना मजबूरी बन गई पाकिस्तान की। उसके बाद आपने वो लाइन लगा दी, और एक बंदा एक वक्त में पाकिस्तान की कोई किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेल रहा, T20 है, वनडे है या टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन वही बंदा यकदम उठ के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है और तीनों फॉर्मेट में फिट है वो। हाउ कम? आजकल देखिए क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई है, T20 की टीम्स डिफरेंट हैं, वनडे की डिफरेंट हैं, टेस्ट की डिफरेंट हैं, लेकिन उसको आप क्यों लेके आते हैं? तो मेरा ख्याल है कि इस पे बात करना ही बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं है तो फिर ये किस बेस पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। स्पेशली आप अभी खुद भी बात कर रहे थे कि जो सिलेक्शन ऑफ शॉट्स से लेके देख, मतलब न्यूजीलैंड की अगर आप से स्टार्ट लेते हैं तो इमरान फरत ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन हमने उसको खिलाया कि तुमने खेलनी है, वो सीरीज भी खेलनी है, ये खेलनी है, और उसको पता है कि मैंने खेलनी है, मैं परफॉर्म करूँ या ना परफॉर्म करूँ। अगर उसी क्राइटेरिया पे जिस पे बाकी लोगों को बाहर बिठाया जाता है तो उस पर उसको क्यों नहीं बिठाया जा रहा बाहर? तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि मोहम्मद रियाज साहब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं किस हवाले से, पॉलिटिकली या जो भी वजह है, बहरहाल वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इन है और उसकी वजह से इमरान फरत खेल रहा है। मेरा तो ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग क्रिकेटर, बीइंग अंपायर, कि मैं ये नहीं कहता कि उसको नहीं खेलना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आप बराबर रख के तो देखें ना प्लेयर्स को। अब उसी डोमेस्टिक की बात आपने की, उसी में से नवीद यासीन 7 सेंचुरियाँ करके बैठा हुआ है, मुल्तान से खेलता है लड़का, 7 सेंचुरियाँ सर डोमेस्टिक में की हुई हैं। अभी पंटेंगुलर कप के पहले मैच में उसने पहली इनिंग में 93 रन आउट और सेकंड इनिंग में फिर 73, 250 करके बैठा है। उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा? 22 साल का लड़का है, वो यंगस्टर है, ये उसका बेस्ट टाइम अंदर जाने के लिए। असद शफीक है कराची से, उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा? सिलेक्शन का अगर यही क्राइटेरिया है, रन्स बनाना क्राइटेरिया नहीं है, तो फिर बैट्समैन को खिलाने का मकसद क्या है? सही बात है। अच्छा भाई, आप मुझे एक दफ़ा आप मुझे बताइए कि जो पाकिस्तानी टीम का जो बैलेंस है उसमें पाकिस्तान के पास हमारी बैटिंग पे गौर किया जाता है कि पाकिस्तान की बैटिंग में भी यूनुस खान के ना होने की वजह से या कुछ मंजे हुए बैट्समैन ना होने की वजह से बहुत यंग बैट्समैन है वहाँ पे, और ख़ास तौर पर बात करूँगा टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। उसके बाद आपका विकेट कीपर एक अच्छा बैट्समैन है, वो भी अपनी मर्ज़ी से खेलते हैं, जब उनकी मौज आती है तो अच्छा खेलते हैं, जब मर्ज़ी से वो आउट भी हो जाते हैं समटाइम्स। लेकिन मेरे ख्याल में बैलेंस आप लगता नहीं है कि बैलेंस हमारा मिसिंग है एक ऑलराउंडर के ना होने की वजह से। पाकिस्तान हमेशा से बहुत कामयाब रहे, सरफराज नवाज़, इमरान खान, वसीम अकरम, आप अज़हर महमूद, अपना अब्दुल रज़ाक साहब हो गए। इस वक्त मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी ने अपने आप को एज ए बॉलर भी मनवाया है, और बैट्समैन भी वो ठीक हैं, और टेस्ट मैच में अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका रिकॉर्ड है। स्पेशली आप इंडिया के खिलाफ अगर आपको सेंचुरी याद हो जिसमें कुंबले ने 10 विकेटें मेरे ख्याल में ली थी। आपका नहीं ख्याल कि बैलेंस ही पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं ठीक है? आपकी 5 विकेटें जब आउट होती हैं तो उसके बाद 15 या 20 रन के एवज बाकी की 5 विकेटें हासिल कर ली जाती हैं। तौसीफ भाई, मैं बिल्कुल दोस्तों के साथ जब मैच देख रहा था, ये टेस्ट मैच, तो हम इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे कि डेफिनेटली पाकिस्तान एक ऑलराउंडर की कमी है, और हम देख रहे थे कि अब्दुल रज़ाक या अफरीदी, और अफरीदी चूँकि इनफॉर्म है, खेल रहा है, अब्दुल रज़ाक भी ही इज़ परफॉर्मिंग गुड, बहुत अच्छा एथलीट है और क्रिकेटर है। तो इन दोनों में से अगर एक होता तो हमारे पास एक एडिशनल बॉलर भी होता, प्लस ये दोनों बैटिंग कर सकते हैं, तो काफ़ी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए मुफीद साबित हो सकता था अगर इन दोनों में एक बंदा जो है इन किया होता। फास्ट बॉलिंग के हवाले से पूछूंगा मैं हफ्ते आपसे, आप समझते हैं कि आमिर के ना होने की इस टेस्ट मैच के हारने में कोई अहमियत थी? दूसरा मैं आपसे ये पूछूंगा कि मोहम्मद आसिफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो पेनिट्रेटिव बॉलर नहीं है, उनके पास स्विंग है दोनों तरफ की, लेकिन उनकी पेस पेनिट्रेटिव नहीं है। अगर आप उसको बैट्समैन देख के करता है और पिच सपोर्टिव नहीं है तो मोहम्मद आसिफ Stand up, stand up, stand up for the champions, stand up.